मुख्तलिफ काजेज है, जिसमें एक काज आपकी हो गई हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया से कहते हैं लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द ऑर्गन या टू द सेल। अब ये लो ऑर्गन सप्लाई किस वजह से हुई? या तो एनीमिया था, और या इस्कीमिया कि ब्लड सप्लाई तोड़ी थी। जब ब्लड सप्लाई तोड़ी थी तो जाहिर है फिर ब्लड तोड़ा जा रहा था, ब्लड तोड़ा जा रहा था तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जा रहा था, हीमोग्लोबिन तोड़ा, तो जब हीमोग्लोबिन तोड़ा जा रहा था तो इसकी वजह से जो है इंजरी हो सकती है। ये क्यों ज़रूरी है? ये ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? ये जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, इस ऑक्सीजन का करते आखिर क्या है? ये ऑक्सीजन आप अंदर लेके जा रहे हो, ऑक्सीजन आपके जिस्म के लिए ज़रूरी क्यों है? अगर कोई आपकी नाक बंद कर दे 3 मिनट के लिए तो इंसान मर क्यों जाता है? ये ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? ये क्यों ज़रूरी है? गौर से सुनिए। देखो, इंसान के जिस्म के अंदर सेल हैं, इंसान सेल से बना हुआ है, ब्रेन के सेल, हार्ट के सेल्स, लंग्स के सेल, किडनीज के सेल, इंसान इन सेल से बना हुआ है। हर सेल में इस एक सेल को इधर बनाता हूँ, ये एक सेल है। लेट्स सपोज ये एक सेल है, हार्ट का सेल है या ब्रेन का सेल है या लंग का सेल है, इस सेल काम करने एनर्जी चाहिए एटीपी की शक्ल में। सारे का सारा काम ही एटीपी की वजह से खराब है या बना हुआ है। ऑक्सीजन इस एटीपी के बनने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। वो क्या, आप गौर से देखें, जब आप कोई भी चीज खाते हो, जैसे ग्लूकोज खाते हो, लेट्स सपोज इस सेल के अंदर ये आती है ग्लूकोज, ये एक सेल है, लेट्स सपोज ये ब्रेन का सेल है, ये आप ग्लूकोज खाते हो, ग्लूकोज इस सेल के अंदर पहुंचती है, तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन टूटना। इस प्रोसेस के थ्रू आप ग्लूकोज को तोड़ते हो इनटू पायरोवेट, PYRUVAT। भाई हम डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जनरली मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरते क्यों हैं। ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, ग्लूकोज कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरोवेट में, फिर पायरोवेट एक चेन ऑफ रिएक्शन में जाता है जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल, इस क्रेब्स साइकिल के अंदर दो चीजें बनती हैं, दो किस्म की, NADH और FADH। ये NADH और FADH के पास इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर इलेक्ट्रॉन डालती है, इसके पास NADH और आते हैं, और ये मैंने NADH डाला, ये FADH, इनके पास हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने एक एक यहाँ पे चेन चलता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें क्या होता है, NADH और FADH अपने इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, ये किसके इलेक्ट्रॉन है, NADH के और FADH के इलेक्ट्रॉन है। NADH और FADH कैसे बने, क्रेब्स साइकिल में बने। क्रेब्स साइकिल कहाँ से शुरू हुआ, पायरोवेट के आने से। पायरोवेट किससे बना, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आया, ये जो आपने खाना खाया था वो हजम हुआ था, इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था, और वो ग्लूकोज ब्लड में आया था। ब्लड हर सेल के पास इस ग्लूकोज को लेके आता है, तो ये एक सेल के अंदर ग्लूकोज घुस गया है, ग्लूकोज को पायरोवेट में कन्वर्ट कर दिया है बाय ये प्रोसेस विच इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। फिर क्रेब्स साइकिल में के थ्रू पायरोवेट से NADH और FADH बनती हैं। फिर NADH और FADH के पास इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर डालती हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाले जाते हैं तो ये ऊपर से नीचे आते हैं, और जब ये ऊपर से नीचे आते हैं तो दूसरे लफ्जों में हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आते हैं, इनकी एनर्जी इनसे रिलीज होती है, और ये रिलीज्ड एनर्जी से फिर एटीपी बनता है। एटीपी बनता है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे खड़ा होता है ये ऑक्सीजन जो आपने अपने सांस से, अपनी नाक से आप अंदर लेके गए हो, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ मिल के H2O बना देती हैं। तो ये जो आपके जिस्म के अंदर 70% पानी है, हर सेल के अंदर जो 70% पानी है, ये वो वाला H2O है। तो अगर आप सांस ना लो, आपकी नाक को मैं बंद कर दूं, तो आपके इस दिमाग के पास ग्लूकोज तो पहुंच गया है, लेकिन मैंने आपकी नाक बंद की हुई है। नाक बंद की हुई है तो आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा,
फेफड़ों में नहीं जा रहा तो ब्लड में नहीं जा रहा, ब्लड में नहीं जा रहा तो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रहा, ऑक्सीजन नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट नहीं हो रहे, क्योंकि ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके इनके साथ रिएक्शन करके H2O में चेंज। अगर ये ऑक्सीजन नहीं है, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ, अच्छा, अगर ये ऑक्सीजन, मैंने आपकी नाक बंद की हुई है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी 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 फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, मैंने लेट सपोज ये नाक है, ठीक है, ये नाक है, ये मैंने कैसी नाक डाल दी, बहरहाल ये नाक है, इस नाक के थ्रू आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो, ठीक है, ये ऑक्सीजन अंदर जाती है, ये ऑक्सीजन अंदर जाती है लंग्स के अंदर, लेट सपोज ये एक साइड पे लंग, ये दूसरे साइड पे लंग, ये ऑक्सीजन आती है लंग्स में, लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल में आती है ब्लड में, ये ब्लड आर्टरीज, आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज के थ्रू इंसान के हर सेल तक पहुंचता है। तो लेट सपोज ये यहाँ पे ब्लड आया, ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को बल में थोड़ा बड़ा कर देता, इस ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ने इस ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है, लेके आता है और इस सेल के अंदर ये ऑक्सीजन फेंक देता है, इस सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच गया, वो जो ग्लूकोज के टूटने से NADH और FADH बने थे, फिर उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रहे थे, और इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, वो एनर्जी हम ATP की शक्ल में पैक कर रहे थे, जो एनर्जी यूनिट्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आते हैं तो ऑक्सीजन इनको रिसीव करके इनके साथ रिएक्ट करके H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मैं आपकी ये नाक बंद कर दूं, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं आ रहा, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं आ रहा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे हर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, लेट सपोज ये ब्रेन का सेल है, ब्रेन के सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन है, इनको रिसीव करने वाला कोई नहीं है, जब इनको रिसीव करने वाला कोई नहीं है तो ये इधर ही इकट्ठे हो जाते हैं, जब इधर ही इकट्ठे हो जाते हैं तो NADH और FADH मजीद इलेक्ट्रॉन इधर नहीं फेंकते, वो कहते हैं कि भाई ये तो ऑलरेडी इधर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं फेंकते तो मजीद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं आते, वही इलेक्ट्रॉन इधर पड़े हुए हैं जिससे आपने एनर्जी निकाल के ATP बना दी थी, लेकिन अब मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, क्योंकि मजीद इलेक्ट्रॉन तो तब आएंगे जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो, वो कन्वर्ट हो नहीं रहे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो यही इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन NADH और FADH से रिलीज नहीं हो रहे, जब वो रिलीज नहीं हो रहे तो मजीद ATP नहीं बन रही, जो ATP आपने बनी थी वो तो इस्तेमाल हो गई है, तो ब्रेन के सेल में ATP मजीद नहीं बन रही, ब्रेन के सेल में ATP नहीं बन रही तो ब्रेन का सेल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको तो मुसलसल ATP यानी एनर्जी चाहिए होती है, तो जब आपकी नाक मैंने बंद की हुई है, ऑक्सीजन नहीं आ रही, ATP के बनने का अमल रुक गया है, रुक गया है, ये सेल मरना शुरू हो जाते हैं, ये सेल मरा, अगला 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 मरा, आपके ब्रेन के सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, आपकी इसी तरह आपके हार्ट के सेल्स में भी यही काम हो रहा होता है, आपके हार्ट कंटिन्यूसली सेल्स बीट कर रहे हैं, आपके हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं जा रहा, नए ATP नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, हार्ट के सेल्स को तो ATP चाहिए, तो वो अगर ATP नहीं होगी तो वो एनर्जी उनके पास नहीं होगी, तो वो काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हार्ट के सेल मरना शुरू हो जाएंगे, इस तरह ये बंदा मर जाएगा, क्योंकि ब्रेन के सेल्स की डेथ हो जाए तो इंसान तो मर जाता है, तो इस यही वजह है कि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जो है ये इतना जरूरी है। इसकी आप लोगों को समझ आ गई कि हाइपॉक्सिया यानी ऑक्सीजन की डिलीवरी अगर कम हो जाए तो इसकी वजह से सेल इंजर क्यों होते हैं, इसकी समझ आ गई है आपको? जी सर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सेल इंजरी की और काजेस कौन सी हैं? और काजेस हमारे पास एक तो हो गई हाइपॉक्सिया, जो कि मोस्ट कॉमन काज है हाइपॉक्सिया, ठीक है, और हाइपॉक्सिया की वजह से सेल क्यों इंजर्ड होते हैं हमने डिटेल में पढ़ा। दूसरे लफ्ज दूसरे एग्जांपल हमारे पास इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन किसे कहते हैं? कोई भी बाहर की चीज जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट हो गए, फंजाई हो गए, प्रियॉन्स हो गए, प्रियॉन्स,
हम पढ़ेंगे प्रियॉन्स क्या होते हैं। ये बाहर की चीज जब आपके जिस्म के अंदर आती हैं और डायरेक्टली आपके सेल्स को इंजर्ड करती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके जिस्म के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया अंदर आ जाए, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया आपके लंग्स के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन है वो आपके इन सेल्स को डायरेक्टली जाके डैमेज करता है। तो इसकी वजह से भी सेल इंजर्ड होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया ये सेल है आपके जिस्म का, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आके इस सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है। कैसे डैमेज करता है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इन बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, इनकी वजह से भी सेल इंजर्ड होते हैं। तो सेल इंजरी की काज में एक इन्फेक्शन भी आ गए। तीसरी आपके पास इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कौन से हैं कि आपके जिस्म के अपना इम्यून सिस्टम आपके अपने जिस्म के टिश्यूज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, पिछले दिनों एक डिजीज हमने पढ़ी थी, मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यहाँ पे जो मसल्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर हैं, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। वो एंटीबॉडीज आके इन रिसेप्टर्स को मारती हैं, डैमेज करती हैं। तो इसकी वजह से मायस्थीनिया ग्रेविस डिजीज हो गई। तो ये डिजीज हो गई, इसमें ये मसल के सेल इंजर्ड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर डैमेज हो गए। तो ये इसकी किसकी एग्जांपल है? ये इम्यूनोलॉजिक कहा है कि आपके जिस्म का अपना इम्यून सिस्टम अगर सेल्स को इंजर्ड करना शुरू कर दे, तो इसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। इसके अलावा कंजेनिटल डिजीजेस हैं, जो बचपन से जो मसले होते हैं, जेनेटिक मसले, जैसे तिलिसीमिया हो गया, कंजेनिटल डिजीजेस, ठीक है, उनकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है, कंजेनिटल डिजीजेस की वजह से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास केमिकल इंजरी हो गई। केमिकल इंजरी की मिसालें हमारे पास क्या है, मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों में हमारे पास एक पेशेंट आया था इमरजेंसी में, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या वो की थी, उसने मरकरी पी ली थी। ये जो थर्मामीटर के अंदर मरकरी होती है, ये केमिकल है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है अगर आप ज्यादा मिकदार में इसको जो वो कर लो, इंजेस्ट कर लो। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये अंदर जाके जो ड्रग्स हैं, आपके जितने भी ड्रग्स हैं, जो पॉइजन्स हैं, जहर वगैरह, जैसे साइनाइड हो गया, साइनाइड। साइनाइड कैसे काम करता है हम पढ़ेंगे बाद में। मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। जो साइनाइड है ना, अगर आप किसी बंदे को साइनाइड दे दो, साइनाइड आके इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बंद कर देता है। साइनाइड ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू हर सेल में जाता है, हर सेल में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बंद करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बंद करता है, सारा प्रोसेस रुक जाता है, सेल की डेथ हो जाती है, सेल इंजर्ड हो जाता है। तो जो आपके पास केमिकल हैं, जैसे साइनाइड हो गए, जैसे ड्रग्स हो गए, ड्रग्स भी तो केमिकल है ना। अगर आप किसी बंदे को बहुत ज्यादा पैरास्टामोल, अगर कोई बंदा 40 पेनाडोल की गोलियां खा ले, उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ होगी 40 पेनाडोल की गोलियां? क्योंकि ये लीवर है, और ये लीवर के सेल्स हैं, और जो पेनाडोल की टैबलेट्स होती हैं, वो इन लीवर से गुजर के जाती हैं। तो जब इतने ज्यादा पेनाडोल आप खाओगे, तो इतना ज्यादा पेनाडोल जब लीवर से होके जाएगा, तो ये लीवर के सेल्स को किल करना शुरू कर देता है, लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है। तो लीवर के सेल्स की इंजरी हो गई पेनाडोल से, जो कि एक ड्रग है। ड्रग क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। तो केमिकल्स में आपके पास साइनाइड आ गए, मर्करी पॉइजनिंग आ गई, ड्रग्स हो गई, दवाइयां हो गई, ये सारी केमिकल इंजरी में आपके पास आती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो गैस होती है जो आप रात को घरों में जलाते हो, ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक केमिकल है। वो भी सेल को इंजर्ड करती हैं। कैसे करती हैं हम बाद में पढ़ेंगे, हम डिटेल में नहीं जाते। कहने का मतलब ये है कि सेल को इंजर्ड करने वाली जो काजेज हैं, वो या हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी हो गई, या इन्फेक्शन होगा कि कोई बाहर की चीज जैसे बैक्टीरिया, वायरस आके सेल्स के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया, या इम्यूनोलॉजिकल वजूहात होंगी कि अपनी इम्यून सिस्टम ने अपने ही सेल्स को इंजर्ड करना शुरू कर दिया, या कंजेनिटल डिजीजेज होंगी कि बचपन से ही किसी बंदे के, मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे के जिस्म के अंदर बचपन ही से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम करने वाले एंजाइम्स ना हो, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करवाते हैं, तो इस बंदे का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सही नहीं होगा। जब सही नहीं होगा तो इस बंदे के सेल इंजर्ड होंगे। तो एंजाइम्स जो कंजेनिटली नहीं होते, बचपन से नहीं होते, तो ये कंजेनिटल डिजीज हो गई।
केमिकल इंजरी जो है वो केमिकल की वजह से होती है। केमिकल में आपके पास दवाइयाँ भी आती हैं, ड्रग्स जैसे पेनाडोल हो गया, इसमें आपके पास पॉइज़न्स भी आते हैं, इसमें आपके पास मर्करी वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड जिस तरह की गैसेज़, ये सारी आपके पास केमिकल है। इसके अलावा एक काज़ होती है इंजरी की फिज़िकल, अगर कोई आपको फिज़िकली डैमेज चाकू मार दे, तो जब कोई आपको चाकू मारता है, तो चाकू की वजह से आपकी चाकू जहाँ-जहाँ तक पहुँचता है, वहाँ-वहाँ पे टिश्यू और टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं, वो डायरेक्टली इंजर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बर्न, जल जाना, उसकी वजह से भी सेल इंजर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा आपके पास फ्रॉस्ट बाइट है, फ्रॉस्ट बाइट किसे कहते हैं? जो लोग सर्दियों में, ये जो अभी कौन था, अली सतपारा, जो केटू पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उधर ही ये मर क्यों जाते हैं? बर्फ में लोग क्यों मर जाते हैं? भूख की वजह से नहीं मरते। उनके साथ इतना सामान होता है कि वो वहाँ पे खाने-पीने का सामान तो लेके जाते हैं, लेकिन मर जाते हैं। क्यों? फ्रॉस्ट बाइट की वजह से। फ्रॉस्ट बाइट की वजह से क्यों मरते हैं? क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ते हो ना ठंड में, जैसे कीटो कीटो वगैरह, तो वहाँ पे टेम्परेचर तो मनफ़ी में होता है। तो अगर आप वहाँ पे पड़े रहो, तो आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना पेरिफेरी के, वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठंड की वजह से ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जब कंस्ट्रिक्ट होते हैं, तो हाथ-पाँव के पास ब्लड की सप्लाई थोड़ी हो जाती है। तो इनके जो हाथ-पाँव, अगर आप लोगों ने एक ड्रामा देखा हो, बहुत मशहूर ड्रामा था पाकिस्तान का, सियाचिन के ऊपर बना था। उसमें एक पाकिस्तानी फौजी होता है, वो उधर फँस जाता है। तो वो इंडियन फौजियों को मार देता है, लेकिन जब उसको वो बचाते हैं, हेलीकॉप्टर के ज़रिए आते हैं, तो उसकी टाँगें उनको काटनी पड़ जाती हैं, तो वो माज़ूर हो जाता है। वो टाँगें वो क्यों काटते हैं? क्योंकि इसकी टाँगें ज़ाया हो चुकी होती हैं। टाँगें क्यों ज़ाया हुई? क्योंकि जो लेग्स हैं, इसके पास जो ब्लड सप्लाई हो रही थी, वो सप्लाई करने वाले जो आर्टरी थे, वो ज़्यादा ठंड की वज़ह से कंस्ट्रिक्ट हो गए थे, टाँगों के पास ब्लड तोड़ा जा रहा था। ब्लड तोड़ा जा रहा था, तो ऑक्सीजन तोड़ा जा रहा था। ऑक्सीजन तोड़ा जा रहा था, तो टाँगों के अंदर जो बोन के सेल्स हैं, जो मसल के सेल्स हैं, उनके पास ऑक्सीजन तोड़ा जा रहा था। ऑक्सीजन तोड़ा जा रहा था, तो इन उनके अंदर भी तो ये प्रोसेस हो रहा था। वो सारा प्रोसेस रुक गया था। वो रुक गया था, एटीपी नहीं बन रही थी, पाँव के अंदर जो मसल हैं, जो हड्डियाँ हैं, उनके सेल डैमेज होना शुरू हो गए थे और वो डेड हो गए थे, मर गए थे। तो जो सेल एक दफ़ा मर जाएँ, वो दोबारा तो ज़िंदा नहीं हो सकती, इसलिए फिर उनकी उनकी जो है टाँगें काटनी पड़ रही थी उनको। तो ये जो ज़्यादा ठंड की वज़ह से जो इंजरी होती है, इसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। ये हो गया। तो ये जो है आपके पास उसपे इस तरह हो सकता है। रेडिएशंस जो होती हैं, देखो, हम कहते हैं कि रेडिएशन खतरनाक होती है। वो क्यों खतरनाक होती है? क्योंकि लेट्स सपोज़ ये आप नहीं हो, बल्कि ये तो मैंने कोई अजीब-सी चीज़ बना दी, कोई इंसान है लेट्स सपोज़। ये इस इंसान के जिस्म सेल से बना हुआ है, तो लेट्स सपोज़ ये एक सेल है इस इंसान का, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होती है। और डीएनए के अंदर एक खास पैटर्न होता है। यानी अगर इंसान के डीएनए के अंदर ये पैटर्न हो ना, ये, और आप इस पैटर्न को उल्टा कर दो, इस तरह कर दो कि ये इधर कर दो और उसके बाद ये कर दो और उसके बाद ये कर दो, उसके बाद ये कर दो। ये जीन्स है। ये जीन्स की एक खास तरतीब होती है। अगर आप इस तरतीब को उलट-पुलट कर दो, तो ये सेल, ये जेनेटिक मटीरियल खराब हो जाता है। बेसिकली जो रेडिएशंस होती हैं, ये क्या करते हैं? अगर आपके जिस्म के ऊपर रेडिएशंस पड़ रही हैं, तो आपके हर सेल के ऊपर रेडिएशन पड़ रही है लेट्स सपोज़, और इस सेल के ऊपर लेट्स सपोज़ रेडिएशन पड़ रही है। तो रेडिएशन करती क्या है? ये इस डीएनए के अंदर जो चेन है ना, इस चेन को तोड़ देती है। लेट्स सपोज़ अगर डीएनए इस तरह था ना, तो डीएनए इस तरह हो जाता है। टुकड़ों में तक़सीम हो जाता है। तो जब डीएनए टुकड़ों में तक़सीम हो जाता है, तो ये सेल डैमेज हो जाता है, सेल इंजर्ड हो जाता है। तो रेडिएशन इसलिए फिर, ये जब डीएनए टुकड़ों में तक़सीम होता है या इनकी सीक्वेंस खराब हो जाती है, तो फिर इससे कैंसर डेवलप हो जाता है। फिर ये सेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इसलिए रेडिएशंस की वज़ह से कैंसर होते हैं, लेकिन वो हमारा बात का टॉपिक है, वो हम डिटेल में रेडिएशन वाले में, उन चैप्टर में का ऑन्कोलॉजी जो कैंसर वाला होगा, उस पे पढ़ेंगे। ये आपके पास मुख्तलिफ काज़ेज़ थी सेल इंजरी की। ठीक है? इसके बाद आपके पास न्यूट्रिशनल कॉजेज़ हैं। न्यूट्रिशनल कॉजेज़ में आपके पास क्या-क्या आती हैं? आपके पास लेट्स सपोज़ अगर कोई बंदा डिक्रीज़ प्रोटीन इनटेक ले रहा है। हम हमारा एक दोस्त था, क्लास फेलो था,
तो उसने ऐलान किया कि मैं अपना वज़न कम करने लगा हूँ। तो हमने कहा ठीक है, वेरी गुड, अपना वज़न आप कम करो। तो उस भाई ने खाना और पीना छोड़ के सिर्फ़ बिस्किट खाना शुरू कर दिए थे। बिस्कुट, ठीक है? ये चाइना में हमारा क्लास फेलो था। बिस्कुट उसने खाना शुरू कर दिए थे। अब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन उसने सिर्फ़ बिस्किट खाए। क्यों? क्योंकि उसने वज़न कम करना था। एक दिन वो क्लास से आ रहा था, सीढ़ियों के अंदर गिर गया। जब सीढ़ियों के अंदर वो गिरा और हमने उसको उठाया, तो उसके जो मसल्स थे, वो मसल इतने कमज़ोर हो गए थे कि उस मसल्स की कमज़ोरी की वज़ह से वो गिर गया था। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रोटीन इनटेक थोड़ी कर दो, अगर आप प्रोटीन इनटेक थोड़ी कर दो, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है क्वाशियोरकोर, KHWA, KHWA, बल्कि KH को भी निकाल दो, KWASHIORKOR, ख्वाशियोरकोर। ख्वाशियोरकोर एक बीमारी है जिसमें मरीज के जिस्म के अंदर टोटल प्रोटीन कम हो जाते हैं क्योंकि वो बाहर से थोड़ा प्रोटीन ले रहा होता है। डिक्रीज प्रोटीन इनटेक, इसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं ख्वाशियोरकोर। अक्सर गरीब जो लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनमें ख्वाशियोरकोर होता है, प्रोटीन इनटेक उनकी कम होती है। ज़ाहिर है जब प्रोटीन इनटेक कम होगी तो जो मसल्स हैं, ये तो प्रोटीन है, तो इनको मेंटेन करने के लिए आपके जिस्म को प्रोटीन चाहिए। तो जब आपके पास प्रोटीन थोड़ी होगी, प्रोटीन इनटेक थोड़ी होगी, यानी ख्वाशियोरकोर होगा, तो आपके ये मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाएँगे, बीमारी होगी ख्वाशियोरकोर। ख्वाशियोरकोर के जो लोग होते हैं ना, इनकी जो अ, वो होती हैं, किसे क्या कहते हैं, अम, अ, एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, जो इनका मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन प्रोटीन इनटेक के कम होने की वजह से भी आपके सेल्स इंजर्ड होंगे। हम सेल इंजरी की काज़ेज़ पढ़ रहे हैं। उन काज़ेज़ में हमने क्या पढ़ा? हाइपॉक्सिया की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिकल काज़ेज़, कंजेनिटल डिजीज़ेज़, केमिकल्स, ठीक है? फिज़िकल काज़ेज़ जैसे ट्रॉमा हो गया, कोई आपको मार दे या फ्रॉस्ट बाइट हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ी? न्यूट्रिशनल वजूहात, कि अगर कि कोई बंदा न्यूट्रिशन कम करे, उसकी वजह से भी सेल इंजरी। अगर प्रोटीन एक न्यूट्रिशन है, अगर आप प्रोटीन कम करो तो उसकी वजह से सेल इंजर्ड होंगे, जैसे इसकी वजह से क्वाशियोरकोर होगा। एक और कंडीशन है मेरास्मस, MARASMUS। अगर आप टोटल कैलोरीज़ कम खाओ, यानी कम एनर्जी, कम खुराक खाओ, कम खुराक खाओ तो आप कम कैलोरीज़ खा रहे हो, कम कैलोरी जो है एनर्जी का एक यूनिट है, इसकी वजह से मेरास्मस होगी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली प्रोटीन थोड़ा खा रहे हो तो इसकी वजह से ख्वाशियोरकोर होगा, ठीक है? अगर आप ज़्यादा एनर्जी ले रहे हो, एक्सेसिव कैलोरीज़ ले रहे हो तो ओबेसिटी होगी, मोटे हो जाओगे। मोटा होना भी एक किस्म की जो है नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से फिर एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस का क्या मतलब? जब बहुत ज़्यादा खुराक खाओगे, मोटे हो जाओगे, आपके जिस्म के अंदर कोलेस्टेरोल ज़्यादा होगा। कोलेस्टेरोल ज़्यादा होगा तो कोलेस्टेरोल ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरह जमा हो जाता है। जब जमा हो जाता है तो ब्लड वेसल्स की जो लुमेन होता है ये तंग हो जाता है। इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ATHEROSCLEROSIS, एथेरोस्क्लेरोसिस। फैट्स अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तो अगर खुदा ना खास्ता ये किसी ऐसी आर्टरी के अंदर इस तरह की एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए जो मेजर ऑर्गन को सप्लाई कर रही हो, जैसे हार्ट, तो हार्ट की सप्लाई कम हो जाएगी, इसकी वजह से हार्ट के सेल इंजर्ड हो जाएंगे। तो ये इंजरी की जिम्मेदार कौन हुआ? ओबेसिटी। ओबेसिटी क्यों हुआ? ज्यादा खुराक खाने की वजह से। तो ज़्यादा खुराक खाने की वजह से भी ये मसले हो सकते हैं। कुछ विटामिन हैं जिनकी अगर डिफिशियंसी हो जाए, तो उसकी वजह से भी मसले होते हैं। जैसे विटामिन ए अगर कम का हो, तो आप अंधे हो जाओगे। ए से अंधा, इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होगी। आपको रात को सही नज़र नहीं आएगा। हम अपनी पश्तो में उसको स्पेलंदर बोलते हैं पश्तो में। स्पेलंदर मतलब जिसको रात को नज़र नहीं आता। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से अगर कोई बंदा कम विटामिन ए ले रहा हो, नाइट ब्लाइंडनेस इसको हो जाएगी। कम विटामिन ए ले रहा हो, इसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। यही वजह है जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनको हम विटामिन ए के कतरे पिलाते हैं, ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो है मजबूत। बेसिकली ये विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होगी?
इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन ए क्यों जरूरी, ये हम जब विटामिन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उधर डिटेल में हम पढ़ेंगे। इधर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बस सिर्फ ये आपने समझना है कि विटामिन की कमी की वजह से भी मसले होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, इम्यून सिस्टम के मसले वगैरह। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वे होता है। स्कर्वे में क्या होता है, आपके मसोड़ों से खून आता है, आपके मसोड़ों से बहुत इजीली खून आता है, ये इसकी एक अलामत है स्कर्वे डिजीज की। ये क्यों होती है, अगर किसी बंदे के जिस्म में विटामिन सी की कमी हो जाए, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। डी जो है, ये बोन्स जो है, ये विटामिन डी बनाने के लिए, बोन्स बनाने के लिए विटामिन डी जरूरी है। तो अगर किसी बंदे के जिस्म के अंदर विटामिन डी कम हो, तो अगर बच्चा होगा तो उसके अंदर रिकट वाली बीमारी हो जाएगी। रिकट में क्या होता है, इस बंदे की, जो इस बच्चे की हड्डियां इस तरह सीधी नहीं होंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। अगर छोटे बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाए, और अगर बड़े बंदे में विटामिन डी की कमी हो जाए तो ओस्टियोमेलेशिया होगा। ओस्टियोमेलेशिया में, ओस्टियो से मुराद है बोन, मलेशिया से मतलब है कमजोर। इस बंदे की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, इजीली टूटेंगी। रिकट, हड्डियां कमजोर है, कमजोरी की वजह से टेढ़ी हो गई हैं। लेकिन ओस्टियोमेलेशिया बड़े में होता है, इसमें तो हड्डियां बन गई हैं, फुल ऑलरेडी, मतलब बन गई हैं, तो अब टेढ़ी तो हो नहीं सकती। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो इसकी वजह से हड्डियां कमजोर होंगी। लेकिन बच्चे में चूंकि हड्डियां बन रही है और बढ़ रही है साइज में, अगर इस वक्त विटामिन डी की कमी हो जाए तो ये हड्डियां सीधी नहीं बनेंगी, टेढ़ी हो जाएंगी और कमजोर भी होंगी। तो बच्चों में अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो रिकट्स, और बड़ों में अगर डिफिशियंसी होगी तो इसकी वजह से ओस्टियोमेलेशिया होगा। ओस्टियो मीन बोन, मेलेशिया मीन कमजोर, वीक, तो वीक बोन। विटामिन के की कमी की वजह से ब्लीडिंग होगी। अगर किसी बंदे के जिस्म के अंदर विटामिन के कम हो जाए तो उसको ब्लीडिंग। यही वजह है कि जो हमारे पास बच्चे पैदा होते हैं, हम फौरन उसको विटामिन के का टीका लगाते हैं। ये विटामिन के का टीका क्यों, क्योंकि आपके, मेरे और पूरी दुनिया के इंसानों की जिस्म के अंदर विटामिन के बनाना, बनाना केले वाला बनाना नहीं, बनाना उर्दू वाला बनाना, विटामिन के बनाना आपके इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं, वो विटामिन के बनाते हैं। लेकिन बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है तो वो, उसके जिस्म के अंदर न गुनाह है और न उसके जिस्म के अंदर जरासीम है, बैक्टीरिया, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, कोई जरासीम नहीं है। तो जब उसके इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया नहीं है, यूजफुल बैक्टीरिया, और हार्मफुल भी नहीं है, तो जब यूजफुल बैक्टीरिया नहीं है तो विटामिन के बनाना तो उन बैक्टीरिया का काम था। तो यही वजह है कि जो छोटे बच्चे पैदा हो जाए ना, हम उसको, उनको बाहर से एक विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है? ताकि अगर आप ये ना लगाओ तो इन बच्चों में ब्लीडिंग के खतरे ज्यादा हैं, इसके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लड वेसल कहीं से रप्चर होके उसके अंदर अंदर हेमरेज हो जाएगा वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि अगर विटामिन के की कमी हो तो इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, आपका खून जो है वो बह सकता है। इसके अलावा जो है नायासिन एक वो है आपके पास, नायासिन, नायसिन एक विटामिन है। अगर ये कम हो जाए तो इसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसका नाम है पेलाग्रा, PELLAGRA। पेलाग्रा में बेसिकली आपके पास 4 डी होते हैं, डी, 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 डी। पेलाग्रा होता है नायासिन की, अगर जिस्म के अंदर ये एक विटामिन है जिसका नाम है नायासिन, अगर ये कम हो जाए तो इसकी वजह से जो बीमारी होगी उसका नाम है पेलाग्रा। पेलाग्रा एक बीमारी है, इसके अंदर 4 चीजें होती हैं। एक डी से आपकी मुराद डायरिया, इस बंदे को डायरिया लग जाता है। दूसरी डी से है डर्माटाइटस, डर्माटाइटस कहते हैं स्किन के ऊपर, डर्मा मीन स्किन, स्किन के ऊपर इसके रैशेस बन जाते हैं, डर्माटाइटस। तीसरी डी से है डेमेंशिया, डेमेंशिया कहते हैं भूल जाना, इस बंदे को डेमेंशिया, दिमागी अलामत आना शुरू हो जाती हैं। और आखिरी है डेथ, ये बंदा मर सकता है। तो ये देखें, ये इतनी जरूरी चीजें हैं नायासिन। इसके अलावा आपके पास एक फोलेट है, फोलेट, फोलेट जिसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं। उसकी अगर कमी हो जाए आपके जिस्म के अंदर, तो अगर माँ के अंदर कमी हो जाए और उस माँ के पेट के अंदर बच्चा हो, यानी प्रेग्नेंट फीमेल हो, तो इस बच्चे के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, जो स्पाइनल कार्ड बनता है, वो स्पाइनल कार्ड सही नहीं बनेगा। स्पाइनल कार्ड सही नहीं बनेगा तो उसमें मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर माँ के जिस्म के अंदर फोलेट की कमी हो
तो इस माँ के पेट में जो बच्चा है, उस बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे, इसके वर्टिब्रल कॉलम में, इसके स्पाइनल कॉर्ड में मसले होंगे। यही वजह है कि आप किसी भी प्रेग्नेंट औरत को देख लो ना, उसकी आप पूछो कि कौन-सी दवाइयाँ खा रहे हो, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, वो फोलेट ज़रूर देती हैं, फोलिक एसिड। कि खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ना हो कि इसके जिस्म के अंदर फोलेट की कमी हो जाए, तो जो बच्चा इसके पेट में है, उसके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएँगे, उसकी तो सारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड आपका खराब हो गया, बच्चा पैदा हो गया स्पाइनल कॉर्ड खराब स्पाइनल कॉर्ड के साथ, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। फोलेट इसलिए प्रेगनेंसी में देते हैं क्योंकि फोलेट की कमी की वजह से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एनीमिया भी हो सकता है। फोलेट की अगर कमी हो जाए तो माँ के अंदर एनीमिया एनीमिया किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। क्यों? अब हीमोग्लोबिन बनाने के लिए फोलेट इस्तेमाल होता है, तो अगर फोलेट थोड़ा हो तो हीमोग्लोबिन थोड़ा बनेगा, हीमोग्लोबिन थोड़ा बनेगा तो एनीमिया होगा। माँ के अंदर तो एनीमिया होगा और बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे। इसलिए फोलेट प्रेग्नेंट औरत को देते हैं ताकि माँ के अंदर एनीमिया ना हो और माँ के पेट में जो बच्चा है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। इसके अलावा आपके पास एक और विटामिन है जिसका नाम है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की अगर किसी बंदे के जिस्म के अंदर कमी हो जाए तो इसकी वजह से भी एनीमिया होता है। फोलेट की कमी की वजह से भी एनीमिया, विटामिन बी 12 की कमी की वजह से भी एनीमिया, प्लस इसकी कमी की वजह से न्यूरोपैथी भी होती है। मरीज़ आपके पास आता है, डॉक्टर साहब मेरे हाथ-पाँव सुन्न हो जाते हैं, ये न्यूरोपैथी है, न्यूरॉन सही काम नहीं कर रहे या सुइयाँ चुभती हैं आँखों इसमें, हाथों-पाँव में। सुइयाँ चुभना न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसमें हम विटामिन बी 12 का लेवल करवाते हैं क्योंकि अगर विटामिन बी 12 कम हो तो न्यूरोपैथी होती है, सेंसरी न्यूरॉन जो सेंसेशन को लेके जाती है, वो खराब हो जाते हैं, तो वो अजीब-ओ-गरीब किस्म के सेंसेशन पैदा करते हैं। तो ये विटामिन बी 12 की कमी की वजह से हो सकता है। तो ये आपके पास बेसिकली मुख्तलिफ विटामिन्स और मुख्तलिफ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये मसले हो सकते हैं। ये हमारे पास जनरल पैथोलॉजी की आज की पहली क्लास थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।